गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश लाइट। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, अवतल और उत्तल। और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ किरणें कहां कहां से निकलेंगी और कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब बाहर की सतह पर पॉलिश की जाती है और अंदर की सतह परावर्तन का कार्य करे तो ये होता है अवतल दर्पण। और जब अंदर की सतह पर पॉलिश हो और बाहर की सतह परावर्तन करे तो ये होता है उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, आएंगी, उसके बाद क्या होंगी, परावर्तित होंगी। तो प्रतिबिंब बनने के लिए यह आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होती हैं वो दो आपस में प्रतिच्छेदित करें। तो दो किरणों का प्रतिच्छेदन आवश्यक है। प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित दो किरणों का प्रतिच्छेदित होना या प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है कि दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित दो किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। अब हम कुछ किरणें आ रही है और वो कहां से गुजरेंगी इसके बारे में बताएंगे। तो पहली किरण, अगर अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो क्या होगा। यदि आपतित प्रकाश की किरण, यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी।
देखिए कैसे, ये है हमारा, बाहर पॉलिश कर रहे हैं तो कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है, ये है ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष है, ये है F और ये है C। प्रकाश की कोई किरण आती है, कैसे आ रही है बच्चों? समानांतर। किसके समांतर? मुख्य फोकस के समांतर ये आ रही है। परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात वह कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, इस तरीके से। ये बात हम बता रहे हैं किसकी? अवतल दर्पण की। अब इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में क्या होगा बच्चों? पॉलिश कहां होगी? अंदर की तरफ। पॉलिश अंदर की तरफ है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष। ये ध्रुव, यहां पर ये फोकस और यहां पर ये वक्रता केंद्र। प्रकाश की कोई किरण आ रही है बच्चों, कैसे आ रही है? कैसे आ रही है बच्चों? समानांतर। ये आ रही है समांतर। ऊपर नीचे कहीं से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये क्या होगी बच्चों? परावर्तित होगी। ये परावर्तित हुई और हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी है। तो पहला बिंदु है कि अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आए तो यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बनाया है, तो समांतर आ रही है और मुख्य फोकस में से इस तरीके से गुजरती है। आप इसे बना लीजिए। दूसरा हम लेते हैं फोकस से गुजरने वाली किरण के लिए, और इस किरण को बोल देते हैं फोकसीय किरण। अभी तो हमने समांतर देखी थी, किरण की कोई समांतर आ रही है तो क्या हो रहा है। अब अगर मुख्य फोकस से गुजरे कोई किरण तो क्या होगा? ये बिंदु आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए ये शर्तें पूरी होना जरूरी है। यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस
या फोकस बिंदु भी बोल देते हैं इसे, मुख्य फोकस से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन, इसे मिटा देते हैं बच्चों, आपने बना लिया होगा इसे। यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, गमन करती है, गुजरती है, या लिख सकते हैं गमन करती है। यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। दोनों दर्पण के लिए बताएंगे हम बच्चों। ये है हमारा अवतल दर्पण और ये इसकी मुख्य अक्ष। ये है इसका ध्रुव, ये F और ये C। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश की कोई किरण आती है और कहां से गुजर रही है, फोकस से। देखिए ये फोकस से इस तरीके से गुजरी, आपतित हो रही है कहां पर, दर्पण पर, और कहां से गुजर रही है, फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात, इनको थोड़ा हम हटा देते हैं अभी, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरने वाली किरण और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। ये फोकस है और ये है C वक्रता केंद्र, और ये परावर्तन हुआ है। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो गई ये किरण, मुख्य अक्ष के समांतर। ये फोकस से गुजरती है इसलिए इसे फोकसीय किरण कहते हैं। ये तो बात हुई अवतल दर्पण से। अगर उत्तल दर्पण से देखें, उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की तरफ होती है और अब हम इसकी मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये है इसकी मुख्य अक्ष। यहां पर ये F और ये C और ये हो गया मुख्य अक्ष। प्रकाश की कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यहां पर हम कहते हैं कि ओरिजिनलिटी में तो गुजरती नहीं है, पर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये मुख्य फोकस से गुजर रही है प्रकाश की किरण। इस तरीके से आभास होता है कि प्रकाश की कोई किरण आई है और कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। ये हमें आभास हो रहा है। ये हमारी मुख्य अक्ष है x डैश, ऐसे ही यहां भी रख देते हैं x। ये तो p हो गई वैसे, तो हम इसे आगे और बढ़ा दे तो x डैश मान सकते हैं इसे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है आपतित प्रकाश की किरण, और उसके बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर परावर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से परावर्तित हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ये किसके लिए बताया,
अवतल दर्पण के लिए और ये किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण से था और वो उत्तल दर्पण से था। बना लीजिए और ये लिख लीजिए। यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। नेक्स्ट बच्चों, तीसरा पॉइंट है अभिलंब किरण। जो अभिलंब से गुजरेगी ऐसा महसूस होगा कि वो अभिलंब है। बना लिया होगा आपने ये डायग्राम। थोड़ा स्पीड से किया करो बच्चों काम। क्या लेसन बहुत बड़ा है और इसको कवर अप करना बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर इतने धीरे धीरे लिखोगे तो। अभिलंब, यदि प्रकाश की या आपतित प्रकाश की, जो आपतित हो रहा है, यदि आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए इधर लिख देती हूं। यदि आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से अर्थात वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है या वक्रता केंद्र से ही उसी मार्ग से ही गुजरती है, उसी मार्ग से ही गुजरती है। बच्चों, जब उसी मार्ग से गुजरेगी और उसी मार्ग से आएगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान अभिलंब के साथ 0 होगा। गुजरती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान अभिलंब के साथ अभिलंब के साथ 0 होगा और वह किरण अभिलंब की तरह होगी। अभिलंब ही होगा वो एक तरीके से, जब वापस वहीं से गुजर जाएगी और परावर्तन कोण भी वही है और अपवर्तन कोण भी वही है तो वह अभिलंब होगा और
परावर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा? 0 होगा और वापस उसी मार्ग से गुजर जाएगी। तो बच्चों अभी समय हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ओके बच्चों। बच्चों ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके लिए और अभिलंब किरण के बारे में बता रहे थे। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरेगी वह अभिलंब की तरह कार्य करेगी। इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉलिश कहां है बच्चों? बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ पॉलिश होने पर किसकी तरह काम करेगा? ये अवतल दर्पण की तरह। ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस का दुगना होता है वक्रता केंद्र। अगर यहां पे आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं फोकस के लिए तो यहां आपको 2 सेंटीमीटर पे सी बनाना होगा, या सी 3 पर बना रहे हैं तो फोकस आपको 1.5 पर बनाना होगा, क्योंकि सी और एफ में रिलेशन है कि ये होती है फोकस दूरी और ये होती है वक्रता त्रिज्या। अगर हम देखें वक्रता त्रिज्या होती है r और ये फोकस दूरी की डबल होती है, r बराबर 2f, यानी कि फोकस बिंदु वक्रता केंद्र का आधा होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए डायग्राम बना रहे हैं कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है। कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से। ये वक्रता केंद्र है, पता है ना आपको? ये वक्रता केंद्र है और इससे प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ये आ रही है। और परावर्तन हुआ, टकराई, टकराने के बाद वापस इसी मार्ग से लौट गई। यहां पर देखें तो अब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। अब हम बनाए उत्तल के लिए। पॉलिश कहां होगी? अंदर की तरफ, और ये हमारा बना लेते हैं मुख्य अक्ष। ये F और ये C। देखिए गुजरती नहीं है, हमें सिर्फ महसूस होती है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, गई वक्रता केंद्र में और जाकर पुनः वापस वक्रता केंद्र से ही लौट आई। तो ये डायग्राम किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। और ये वाला बच्चों
उत्तल दर्पण के लिए। और क्या था? तीसरा नंबर था हमारा अभिलंब किरण, कि यदि आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट आती है। नेक्स्ट बच्चों, चौथा नंबर आता है तिर्यक किरण। अब ये 4 तरीके की किरणें हैं, कोई सी भी 2 किरणें आपस में जहां मिलेगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां हमने अलग अलग बताई है। जब हम अभी प्रतिबिंब बनाएंगे तो किरणें, 2 किरणें, 3 किरणें एक साथ गुजारेंगे और जहां ये किरणें मिलेगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर है बच्चों, ये 3 तो हो चुके हैं हमारे। चौथा नंबर है हमारा तिर्यक किरण। तिर्यक किरण लिखने से पहले आपको समझा देती हूं बच्चों कि ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल। ये इसका मुख्य अक्ष है और ये ध्रुव, ये F और ये C। प्रकाश की कोई किरण जब ध्रुव से आती है या ध्रुव से गुजरती है या ध्रुव पर आपतित होती है तो उतने ही कोण से, जितना कोण से आई है उतने ही कोण से लौट जाती है। इस तरीके से ये तिर्यक किरण। और अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बनाएं तो ध्रुव पर आपतित हो रही है, ध्रुव P, और इसी से ही वापस लौट गई, काट के लौट गई। ये काट के लौट रही है ध्रुव को, इसलिए इसको क्या बोल दिया बच्चों? तिर्यक किरण। यहां F, ये C और ये P। तो क्या लिखेंगे बच्चों? आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम अनुसार तिर्यक लौट जाती है। डायग्राम बना लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम थे, एक तरीके से कि यहां से आई है किरण तो यहां से गुजरेगी,
परावर्तन के पश्चात तो 4 नियम आपको बताए, और 4 में से जो 4 किरण हैं इनमें से कोई भी 2 किरण आपस में जहां मिलेगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो 2 किरणों का प्रतिच्छेदन आवश्यक है। अब हम एक प्रतिबिंब बनाकर बताते हैं आपको। पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, और दर्पण हम ले रहे हैं अभी कौन सा? अवतल। अवतल दर्पण से बता रहे हैं हम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। देखो बच्चों, कई सारी कंडीशंस होंगी, वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु यानी कि बिंब की स्थिति होगी, और उसी के हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब हम वस्तु को कई स्थिति पे रख सकते हैं। एक तो ये कि बहुत दूर हो, अनंत। अनंत पर है तो कहां बनेगा? दूसरा, ये वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो कहां बनेगा? तीसरा, वक्रता केंद्र पर हो तो कहां बनेगा? वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो कहां बनेगा? तो पहले तो हम वस्तु की स्थिति कौन कौन सी ले सकते हैं वो बता देते हैं। वस्तु की स्थिति, और उसके बाद हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो पहली स्थिति हम लेकर चलेंगे, वस्तु अनंत पर हो। कहां हो बच्चों? अनंत पर। दूसरी स्थिति अभी बताई थी आपको, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। तीसरी स्थिति बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस पर हो। पांचवी स्थिति बच्चों, जब वस्तु फोकस पर हो। और छठी लास्ट स्थिति बच्चों, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो। ये 6 स्थिति पर हम वस्तु को रखेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चों। तो वस्तु की स्थिति कौन कौन सी हो सकती है? ये 6 स्थिति हो सकती है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के मध्य हो। तीसरा, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र व फोकस पर हो, या फिर फोकस पर हो, या फोकस और ध्रुव के मध्य हो। तो बच्चों अभी समय हो चला है, नेक्स्ट टर्न पर हम ये स्थिति पे वस्तु को रखेंगे और आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।